हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है आरआरबी एएलपी 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जो है जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे उस साइंस के क्वेश्चन को हम लोग सेट वाइज क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है कितना नंबर सेट तक पहुँच चुके हैं, 9 नंबर सेट तक पहुँच चुके हैं। तो हम लोग सेट नंबर 9 को अब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 401 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है, यानी द रिएक्शन इज मोर वायलेंट, या कैल्शियम जो है तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा जो है कम होती है, या H2 गैस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया जो है तीव्रता या तीव्रता जो है से जो है अधिक होती है, यानी इसकी जो अभिक्रिया की तीव्रता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि हम देखेंगे तो कैल्शियम जो है जल के साथ में कैसा रिएक्शन करता है, धीरे प्रोसेस से जो है अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे जैसे कि जब जो है कैल्शियम जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, और जो है आग पकड़ने के लिए जो गठित हाइड्रोजन होता है उसके लिए क्या करता है, कम ऊष्मा जो है निष्कासित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाएगा। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा जो है क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो ये सभी जो है तीनों सही है, बट यहाँ पे अभिक्रिया की गति जो है तीव्र होती है, ये कहना इसके लिए गलत है, क्योंकि इसका गति क्या होता है, धीरे धीरे अभिक्रिया ये होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्न में से जो है कौन सी बिजली के जो है यहाँ पे कुचालक है? तो बिजली का कुचालक कौन कौन सा होगा? माइका, क्वार्टज, यहाँ पे धातु और रबर है। उसके बाद यहाँ पे धातु और माइका है, तो इसमें से कौन सा जो है क्या होगा, यानी बिजली के कुचालक है। तो धातु जो होता है वो क्या होता है, मेटल, यानी कि धातु यानी कि मेटल जो होता है ये जो है विद्युत के कुचालक नहीं होते, सुचालक होते हैं। तो इसमें से ये दोनों जो है ऑप्शन कट जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में यानी सिर्फ ए होगा। तो ए कहाँ पे दिख रहा है, कितने नंबर ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, तो इसलिए बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह जो है संबंधित है, जैसा कि दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे जैसे दिखा लिया गया है यहाँ पे कि बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर से जो है संबंध है इसका बिजली का। तो वायुमंडलीय जो है दबाव इसका जो है किसके साथ में रिएक्ट, यानी किसके साथ में इसका रिलेशन बैठेगा, तो बैरोमीटर के साथ में। यानी कि बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी जो है किसके द्वारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी धारा है कि नहीं है, ठीक है। उसी टाइप से वायुमंडलीय दबाव जो किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक जो है वस्तु जो है जिसका द्रव्यमान कितना है, 15 kg है, और 4 मीटर प्रति सेकंड के साथ ये समान जो है वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ के जगह पे हाफ लिखेंगे। यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान दिया गया कितना, 15 kg, तो 15 लिखेंगे, और यहाँ पे वेग भी दिया गया कितना, 4 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 काटे, यानी कि 4 गुना 4 इसको कर सकते हैं, ठीक है। 4 गुना 4 कर देंगे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब बचा कितना, 15 के 4 में 60 होगा, 60 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कितना जूल यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा, 120 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पराग कण किसमें पाए जाते हैं? तो पराग कण जो है किसमें पाए जाते हैं, पराग कोश में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंथर्स के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? तो क्या उत्तरदायी होता है, अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेबेलम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ये डी ऑप्शन होना चाहिए, और यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम जो है इसका क्या होता है, ये जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने, अंग जो है विन्यास, निर्वहन और जो सुनिश्चितता के लिए जो है इसका उपयोग, यानी ये जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से जो गलत मिलान या जोड़ों को जो है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो तांबा का जो है यहाँ पे सिंबल क्या होता है, Cu होता है। कॉपर यानी कि जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, तो तांबा का जो है Cu हो गया, सोना का Au हो गया, ठीक है। ये भी पारा का यहाँ पे क्या होता है, Hg होता है, क्या होता है, बट यहाँ पे Hg नहीं दिया गया, Me दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे गलत है। सी नंबर क्या है, गलत है। प्लेटिनम का जो है Pt होता है, क्या होता है, Pt होता है, और चांदी का भी Ag होता है। तो यहाँ पे सब सही है, बट यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी नंबर पे जो दिया गया है
पारा का यहाँ पे क्या होना चाहिए, Hg होना चाहिए। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, सिर्फ सी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिर्फ सी जो है इसका क्या है, गलत मिलान है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, वेग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो वही बोला गया, विस्थापन की जो है परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय से डिवाइड किया गया, तो विस्थापन में जो है परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिसके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है और तरंग के ऊपरी सिरों का जो वेग कितना है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो नाव के हिलने की जो है आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, इसमें से बताना आपका कौन सा होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, वेवलेंथ को बोलते हैं हम लोग, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। और यहाँ पे एफ जो हो गया फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, यानी आवृत्ति को डिनोट करता है। और भी जो होता है वेग को डिनोट करता है, यानी वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है इसका। ठीक है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया है, इसमें हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमको आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब v का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 25 मीटर पर सेकंड का, और यहाँ पे कितना दिया है डिस्टेंस यहाँ पे, यानी कि लैम्डा यहाँ पे कितना दिया गया है, 100 मीटर का दिया गया है। ठीक है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 25 को जो 100 से डिवाइड किए मतलब कितना होगा, 0.25। और जो आवृत्ति का आसाई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, Hz से जिसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0.25 हर्ट्ज जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका ऑर्गेनेल को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर किसको कहा जाता है, नाभिक को यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसकी जो है शक्ति, यहाँ पे शक्ति को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका शक्ति कितना होगा, तो सबसे पहले आपको जानना है कि उत्तल लेंस कहे या उत्तल दर्पण कहे, दोनों का फोकस लंबाई जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। और जो भी यहाँ पे अवतल लेंस होगा या अवतल दर्पण होगा, उसका फोकल लंबाई हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, या इसका पॉजिटिव या इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो शक्ति का जो यानी शक्ति जो होता है, यानी यदि हम P बोलेंगे, P बराबर क्या होता है 1/f, यानी कि इसका 1 बटा फोकस दूरी को जो है वो फोकस दूरी से डिवाइड कर देंगे 1 को, तो इसका जो है क्या निकलेगा, पावर निकलेगा, या इसका शक्ति निकलेगा किसका, लेंस का। ठीक है, और यहाँ पे f जो है वो हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को P निकालना है, किसके लिए, ये उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में होगा, तो 1 बाय, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लंबाई कितना दिया है, फोकस दूरी 50 है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 50/100 कर लेंगे। अब यहाँ पे P बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, 50 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 2 डायोप्टर, किसमें जो है दूरी, यहाँ पे जो पावर होता है, पावर को डायोप्टर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे D इसका हो जाएगा 2D, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 डायोप्टर का यहाँ पे शक्ति होगा उत्तल लेंस का, यानी उत्तल लेंस जिसकी जो है फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर की है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का सब एक जो है स्रोत नहीं है, इसमें से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा जो है यहाँ पे ये बायोमास का जो है, बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। बाकी इथेनॉल, लकड़ी जो है, या गोबर गैस, या जो है गाय का जो गोबर, ये सभी जो है क्या होता है, बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत है। बट यहाँ पे परमाणु ऊर्जा एक जो है बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 12 डिग्री पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है कितना है, 17 है। तो यह क्या है, 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो ये क्लोरीन जो है किस तरह का यह तत्व है, तो ये एक हैलोजन तत्व होता है। ठीक है, ये 17वें नंबर में जो भी यहाँ पे 17वें नंबर, यानी 17वें नंबर वर्ग में जो भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक हैलोजन गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या यहाँ पे क्या होगी। तो मोलों की संख्या यहाँ पे कितना होता है कि एक जो है परमाणु का द्रव्यमान जितना है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हीलियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान,
4 होता है, ठीक है। यानी कि 1 मोल में कितना हो रहा है, 4 ग्राम का जो यहाँ पे द्रव्यमान हो रहा है, ठीक है। 4 ग्राम होगा तो 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। तो उस यहाँ पे 60 ग्राम दिया गया, तो 60 4 बराबर यहाँ पे यदि 1 हो सकता है तो 60 बराबर कितना होगा, तो ये इसको कंपेयर कर सकते हैं। 4 का कितना गुना है, 15 गुना है, तो 1 का भी कितना हो जाएगा, 15 गुना, यानी 15 क्या हो जाएगा, मोल होगा। कितना होगा, 15 मोल यहाँ पे होंगे। कितना, 60 ग्राम हीलियम के जो है, हीलियम में, ठीक है। तो 60 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, हाँ हीलियम के, तो यहाँ पे 15 मोल होंगे। कितना होंगे, 15। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक या आइसोटोप जो है कि द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 298 है। यदि उसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसके परमाणु संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है ना, द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या ए से इसको डिनोट करते हैं। तो ए बराबर जो है क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस जो है यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 298 है, तो 298 लिख लिए बराबर यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो होता है वही क्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या के जो है यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या तो दिया गया नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया 188, तो 188 लिखेंगे। और पी बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, 298 माइनस 188 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी कितना होगा, 110 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि परमाणु संख्या तब उसका कितना हो जाएगा, 110 होगा। ऑप्शन नंबर तब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से जो है अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया अर्धसूत्रण जो है 2 चरणों में होता है, तो इसका कहना सही है। जनन ग्रंथि में जो है अर्धसूत्रण जो है युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है, अर्धसूत्रण के दौरान जो है जनक कोषों के जीन जो है परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, तो ये भी कहना क्या होता है, सही है। उसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया क्या, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में जो गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो इसका कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोगुनी नहीं होती, कितनी हो जाती है, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे C6H12O6 होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग देखेंगे टोटल कितना इसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ पे कितने हैं, 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे इसके। 6 यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, और यहाँ पे 12 से गुना करेंगे, प्लस यहाँ पे O का यानी ऑक्सीजन का जो कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पे कितने यहाँ पे जो है अणु है, तो 6 है, 6 से गुना कर देंगे। सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 6 में 72 होगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 96 होगा। सबको जो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोल यहाँ पे ज्ञात करना है कितने मोल होंगे, यानी एक ग्लूकोज का जो मोल होगा उसमें कितना जो है ग्राम का होगा, ये जो है 180 ग्राम का होगा। कितना ग्राम का होगा, 180 ग्राम का होगा एक मोल में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ग्राम दिया गया है, 540, तो 540 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना होगा, 3 मोल होगा। इसमें कितना मोल होगा ग्लूकोज का, 540 ग्राम जो है ग्लूकोज में 3 मोल होंगे, तो यहाँ पे 3 मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो जो है सभी अन्य जो विद्युतीय उपकरण क्या होगा, तो कार्य नहीं करेंगे। ये कहना इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो है कार्य रुकता नहीं है। कभी भी जो है सर्किट में एक भी जो कोई विद्युतीय उपकरण कार्य नहीं करता है, तो इसका मतलब बाकी कार्य करेंगे, जो खराब है वो नहीं काम करेगा। और श्रेणी क्रम में इसका उल्टा होता है, श्रेणी क्रम में एक भी जो उपकरण यदि खराब हो जाता है तो वो क्या होता है, आगे सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा, तो कोई भी जो है मतलब विद्युतीय उपकरण नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है समांतर परिपथ की, तो इसमें कार्य नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यानी कार्य करेगा तो दोगुने क्षमता से कार्य करते रहेगा, ऐसा भी नहीं है। अपनी जो है क्षमता का जो है आधी क्षमता से कार्य करते रहेगा, तो ये भी गलत है। सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, तो ये इसका कहना सही है,
यानी कि जैसे ही कोई भी विद्युतीय उपकरण में समांतर क्रम में लगा हुआ है तो कोई भी एक विद्युतीय उपकरण खराब हो जाता है तो बाकी सभी जो है क्या होंगे, सही तरीके से या सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुक्त रूप से जो है यहाँ पे गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए उस पर, तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे कथन लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया ऑप्शन ए में कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण के साथ गति करेगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गति करेगा। उसके बाद जो है निकाय 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, या निकाय जो है 1 किलोमीटर या 1 मीटर जो है चाल से जो है यहाँ पे क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाय जो क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से यहाँ पे क्या करेगा, गति करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम ए। ठीक है, क्या होता है एफ बराबर एम ए। यहाँ पे बोला 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो यहाँ 10 लगा देंगे यहाँ पे आपकी जगह पे। यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, 10 केजी का यहाँ पे है, और ए के जगह पे कितना होना चाहिए हमको नहीं पता है। ठीक है, तो 10 से 10 को काट देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा बराबर डैश में। तो यहाँ पे ए यानी कि जो त्वरण होगा उसका यहाँ पे क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा, इसका त्वरण होगा। तो यहाँ पे 1 मीटर सेकंड यानी कि 1 मीटर जो पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, त्वरण होगा। यानी कि निकाय का जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से जो गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो है किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लंगर डालकर रोकी हुई जो है एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य कितना है, 125 मीटर है, और चलती तरंगों के चढ़ाव जो है यानी कि क्रेट्स की गति जो है कितना है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो नाव के हिलने की आवृत्ति यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हो जाएगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, तरंगदैर्घ्य यहाँ पे 125 मीटर है तो 125 मीटर लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप लिख देंगे, और यहाँ पे यानी कि आवृत्ति की जगह पे आप लिख देंगे, और भी यहाँ पे दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड का, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे उसके जगह पे। यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटा कितना हो जाएगा, 25 बटा जो है 125 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 5 बार में ये 25 का टेबल 1 बार में 25, और 25 का टेबल जो है 5 बार में 125 हो जाएगा, यानी 1/5 मतलब कितना होगा, 0.20 इसका जो है हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु जो है एफ पर रखे किसी बीम के प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा जो यहाँ पे कथन लागू होता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो यहाँ पे क्या आता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, जिसका फोकस दूरी एफ है, तो उसके वक्रता केंद्र जो है सी पर जो है किसी जो है रखा गया तो वस्तु, तो उसको जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जैसे ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इसमें ये फोकस है यहाँ पे सी है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर या जिसको हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, तो अनंत पे रहेगा। तो फोकस पे यदि वस्तु को रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो अनंत पर बनना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, जो भी यहाँ पे अनंत पे बन रहा है, इनका अनंत पे रखा रहता है तो फोकस में बनता है, फोकस में रखा है तो मतलब अनंत पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, और अनंत पे प्रतिबिंब बनना मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा यहाँ पे क्या बनेगा, आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और साथ में उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब भी होगा, उल्टा भी होगा, और वस्तु से आकार का जो है क्या होगा, बड़ा होगा, और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग कितना है, 14 मीटर जो है पर सेकंड है, तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में डैश समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा, समय को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे समय के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, कौन सा भी दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है। प्रारंभिक वेग कितना, यू बराबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो यू बराबर 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे हमको भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों वो 0 होगा, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर पहुंच रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर जो है वो क्या होता है, एक पीक पॉइंट पर जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बराबर 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे क्या काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, कुछ भी बोला गया, यहाँ पे बोला गया ए का वैल्यू कितना है, या ए की जगह पे हम जी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वैल्यू है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है,
यहाँ पे हमको समय ज्ञात करना है, टी बराबर यहाँ पे व्हाट। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी से निकालेंगे। तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना हो गया 0, u का वैल्यू कितना हो गया 14, और यहाँ पे a का यानी कि g का वैल्यू कितना हो गया 9.8 हो गया। और यहाँ पे लेकिन ये 9.8 क्या होगा, ऊपर क्यों लग रहा है त्वरण, तो यहाँ पे माइनस में होगा, चिन्ह का आपको याद रखना है, तो -9.8 होगा और यहाँ पे समय t हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 14 जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा -14 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या दिखेगा -9.8 t दिखेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे एक अंदर में लगा हुआ है -9.8 और प्लस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, तो t बराबर जब करेंगे तो 14 बाई कितना होगा 9.8 होगा। यहाँ पे पॉइंट यानी कि एक जीरो लगा देंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाना है हमको, तो 98 नीचे में बचा, ऊपर में क्या बचा 140। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में 98 हो जाएगा। अब 140 में से 98 घट जाएगा तो कितना बचेगा 42 बचेगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना होगा 420 हो जाएगा। अब 98 का टेबल यानी कि लगभग ये 100 के बराबर है, तो कितना बार मैक्सिमम जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 बार में कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 इसमें, और यानी कि 28 बचेगा, कितना बचेगा 28 बचेगा। अब 28 में से फिर ऑटोमेटिक जीरो बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 4.2 यानी कि 1.42 इस टाइप का जो है आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये किसके समीप है 1.42 के नियरेस्ट में कौन है, तो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सेकंड का इसको समय लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेकिंग सोडा जो है रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हाँ, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जबकि जो बेकिंग पाउडर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कहना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हाँ, बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, और जबकि जो बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। हाँ, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये कहना तो सही है, लेकिन जबकि बेकिंग पाउडर ये सोडियम कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट के साथ साथ में टार्टरिक अम्ल का भी मिश्रण होता है, तो ये कहना क्या है सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेकिंग सोडा और जो है यहाँ पे बेकिंग पाउडर में एक ही डिफरेंस है कि बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का ये बेकिंग सोडा होता है, यानी सोडियम बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ में टार्टरिक अम्ल भी इसमें मिश्रित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पाइरोगायरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगायरा क्या करता है, पुनः विखंडन द्वारा जो है यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो है यहाँ पे ऑस्टेटाइन जो है ये जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये हेलोजन ग्रुप का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलोजन ग्रुप का तत्व है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से जो है प्रक्रिया करके जो क्या कर सकता है लवण और जल का निर्माण कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताए जो अन्य से भिन्न है, तो सभी ये धात्विक ऑक्साइड ही हैं, लेकिन सब में जो है चारों में से कोई एक जो है डिफरेंट है, उसको यहाँ पे पहचानना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और साथ में यहाँ पे क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों जो है ये तीनों मेटल ऑक्साइड है, और ये सभी क्या है क्षारीय प्रकृति के हैं। और बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल्युमिनियम Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ये दोनों प्रकृति का पाया जाता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का भी होता है और अम्लीय प्रकृति का भी होता है। तो इसमें इसीलिए जो है क्या होगा, इसीलिए क्या बोलेंगे एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है उसको हम लोग उभयधर्मी क्या बोलते हैं, इसको उभयधर्मी जो है ऑक्साइड बोला जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होने के कारण इसको ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम जो है धातु को इस प्रकार से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो गतिविधि श्रृंखला जिसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया के हिसाब से जो धातु को एक जो है प्रोसेस यानी एक सीरीज में बैठाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, P बराबर W/T हमको चाहिए। तो यहाँ पे समय तो यहाँ पे दिया गया नहीं है, समय दिया गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं दिया गया, W नहीं दिया गया, तो हमको W निकालना पड़ेगा पहले। तो W बराबर हम जानते हैं क्या F × S होता है, यानी कि बल गुना विस्थापन होता है। तो बल यहाँ पे 600 न्यूटन का है और यहाँ पे विस्थापन कितना का हो रहा है 20 मीटर का हो रहा है, यानी कितना हो गया 6 × 2 तो 12 हो गया, और यहाँ पे 3 0 तो 12,000 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा
जूल का वर्क होगा। अब 12,000 जूल का वर्क है और समय यहाँ पे कितना है 4 मिनट, तो मिनट को यानी कि सेकंड में बदल लेंगे, तो सेकंड में कितना हो जाएगा 240, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा 240 सेकंड हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का टेबल 2 बार में, 12 का टेबल यहाँ पे कितना बार में 100 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी 50 वाट का जो है क्या होगा शक्ति होगा। ठीक है, तो 50 वाट का शक्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितना होगा 50 वाट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो सिरका तैयार करने के लिए जो एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित जो है विकल्पों में से जो यहाँ पे आणविक फार्मूले यानी कि IUPAC नाम जो है सामान्य नाम से जो है यहाँ पे सेट या गलत सेट जो यहाँ पे दिया गया है उसको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया CH3 जो है OH यानी कि जिसको हम लोग मैथेनॉल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है यहाँ पे करेक्ट जो है लेकिन यहाँ पे हमको गलत चुनना है कौन, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला से इसको सेटअप करेंगे, तो CnH2n+1 और उसके बाद OH, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप का है तो यहाँ पे OH लगा देंगे, या जो भी कार्यात्मक समूह होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो इस फॉर्मूला में सेटअप होना चाहिए। तो पहला वाला यदि देखेंगे तो वो भी सेट हो जाएगा CN, यानी C की जगह पे 1 लगा देंगे, तो फिर 1 का यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो 2 और +1 तो 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C, यानी कि C की जगह पे 1 कुछ नहीं मतलब H और H की जगह पे 3 हो गया और यहाँ पे OH लगा हुआ है। उसी टाइप से हम सेकंड वाला में ट्राई करेंगे, तो C की जगह पे यदि 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे H की जगह पे कितना होगा 3 का डबल यानी कि 6 और +1 तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया कितना 8 है, इसलिए कहना इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ फॉर्मूला ही गलत है, आणविक फॉर्मूला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा है यानी गलत सेट है ये। ठीक है, बाकी सभी को देखेंगे तो वैसे ठीक है। ये 2 का टेबल 2 का यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो 4 और 1 +1 तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 का डबल करेंगे तो 8 और 1 +1 करेंगे तो 9, यहाँ पे C4H9 यहाँ पे है, यानी सभी सही है, बाकी एक ही गलत है फॉर्मूला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जो एंजाइम अग्नाशय द्वारा जो है स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही या गलत है, यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे कथन दिया गया है कि मटर का पौधा जो है मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, और सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि गुणसूत्र का जो है गुणसूत्र कारक का वाहक है, और थर्ड में दिया गया है मानव अंग में जो है भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गलत है और कौन सा सही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मटर का पौधा जो मेंडल के द्वारा जो यहाँ पे कार्य के रूप में चुना गया था, तो ये कहना तो इसका सही है, यानी ये तो सही है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे सेकंड का, यानी बी नंबर का बात करेंगे, तो गुणसूत्र कारक का जो है वाहक है, तो ये भी इसका कहना जो है यानी क्रोमोसोम्स जो आर द कैरियर ऑफ फैक्टर, तो ये भी सही है, बी नंबर भी सही है। और यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, सी नंबर पे मानव अंग में भुजाएं जो पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, तो ये कहना ऐसा गलत है, यानी कि यहाँ पे ए और बी सही है बट यहाँ पे सी गलत है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि यहाँ पे केवल ए और बी सही है, लेकिन यहाँ पे सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे ज्ञात करना। तो हम लोग कार्य बराबर जानते हैं, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो यहाँ पे बल कितना है 120 न्यूटन का, और यहाँ पे कितना मीटर ऊंचाई ये ले जा रहा है, तो 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा विस्थापन इसका। तो 120 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और ये वर्क किसमें होता है, जूल में होता है, तो 240 जूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से जो विषम को यहाँ पे अलग करना है, कौन सा डिफरेंट है यहाँ पे, तो तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, कांच है। तो ये तीनों जो है यहाँ पे क्या है, धातु है, बट यहाँ पे कांच जो है कि धातु नहीं है इस रूप से, यानी कि यहाँ पे सभी जो है तीनों जो है क्या है धातु है, लेकिन ये कांच जो है धातु नहीं है, इसके कारण ये अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन विषम था उसी को छांटना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज जो है कितनी होती है, तो श्रव्य सीमा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक का जो है यहाँ पे क्या होता है, यानी 20,000 हर्ट्ज को हम बोल सकते हैं, यानी 20 किलो हर्ट्ज, तो इसके बीच का होना चाहिए, तब इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि के अंतर्गत या श्रव्य ध्वनि के रेंज के अंतर्गत इसको लाते हैं मनुष्य के लिए। तो यहाँ पे कहाँ पे दिया गया, ये ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20 किलो मतलब
20,000 जो है यहाँ पे हर्ट्ज तक का यहाँ पे डिफरेंस इन रेंज होता है इसका, ठीक है, मनुष्य के श्रव्य ध्वनि का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफ्रासोनिक ध्वनि जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है, यानी 20 हर्ट्ज से यदि कम हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक ध्वनि, या जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, अनुश्रव्य ध्वनि। और जो है पराश्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं, 20,000 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड यानी कि ध्वनि जो होता है ये आमतौर पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि जैसे जो है बड़े आकार के स्रोतों द्वारा यह निर्माण होता है इसका। और श्रव्य जो रेंज होता है के नीचे जो है आवृत्तियों के साथ जो है ध्वनि तरंगों को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो वही चीज बताया कि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो यहाँ पे श्रव्य उस जो है ध्वनि रेंज को हम लोग, उस ध्वनि को क्या बोलेंगे हम लोग, इंफ्रासोनिक के नाम से जानते हैं। और अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनियों की आवृत्ति कितना होती है, 20,000 हर्ट्ज से, या 20 हर्ट्ज से जो है 20 किलो हर्ट्ज से जो है, या 20,000 हर्ट्ज से जो है क्या होती है, अधिक होती है। और कुछ जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब जो है इस ध्वनि को सुन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लोहे की कठोर और मजबूत बनाने के लिए जो है उन निम्न में से जो है इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहे को कठोर बनाने के लिए कार्बन जो है यहाँ पे मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे गोल फली, झुरीदार बीज, गोल बीज, हरी फली, तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो झुरीदार बीज इसका क्या हो जाएगा, झुरीदार बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोट यानी कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये झुरीदार बीज नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि झुरीदार बीज जो है मटर के पौधे में एक अप्रभावी विशेषता है, ठीक है। झुरीदार बीज यहाँ पे प्रभावी नहीं है, अप्रभावी जो है विशेषता के अंतर्गत आता है ये। तो मेंडल ने जो है वंशानुक्रमण यानी कि वंशानुक्रम जो है का प्रयोग करने के लिए जो है मटर के पौधे का प्रयोग किया था, और इसे जो है इसलिए चुना गया था क्योंकि इस जो है पौधे में बोने, लंबे और झुरीदार या जो है गोल बीज जैसे कई विपरीत लक्षण यहाँ पे दिखाई दिए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्षारीय धातु को आधुनिक जो है आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है, तो क्षारीय धातुओं को जो है कौन सा समूह में रखा गया है, पहला समूह में, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्षारीय धातु को जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है पहला समूह में रखा गया है, पहला जो है ग्रुप में पहला जो है समूह में रखा गया, पहला, हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं क्षारीय धातु को जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है पहला ग्रुप में रखा गया है। और आवर्त सारणी के जो है समूह द्वितीयों में जो है क्या रखा है, क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। और बेरियम जो है जैसे कि बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम जैसे जो है क्षारीय मृदा, इसको मृदा धातु के नाम से, बेरियम, रेडियम, ये सभी जो है क्या है, क्षारीय मृदा धातुओं के समूह के 6 तत्व है, ठीक है। संक्रमण तत्व को जो है समूह 3 से लेकर 12 तक, यानी कि इसका वर्ग जो है कितना से 3 से 12 तक रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि उत्कृष्ट गैसों को जो है 18वें समूह में रखा गया है, और इसलिए जो है इसे शून्य समूह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर जो है इनमें से कौन सी चीज आपको जो है राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, बेकिंग सोडा, यानी कि क्षारीय प्रकृति का कोई होना चाहिए, तो यहाँ बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, M1 kg जो है द्रव्यमान वाले एक जो है लकड़ी के तख्ते पर जो है 5 न्यूटन का एक बल जो है लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ आगे बढ़ता है। तो M2 kg जो है द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता जो है समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो इन पर समान बल लगाया जाए, और जो है इन पर क्या करें, समान बल लगाया जाए, तो त्वरण यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या देखेंगे, फर्स्ट केस में देखेंगे F बराबर M1 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे F यहाँ पे कितना है, 5 था फर्स्ट केस में, 5 न्यूटन का, बराबर यहाँ पे M1 के जगह पे M1 और यहाँ पे ए के जगह पे कितना था, 10 जो है यहाँ पे त्वरण था। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि M1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 kg हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग फिर से F निकालेंगे दूसरे जो है वस्तु के लिए या दूसरे द्रव्यमान के लिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, M2 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे F कितना था दूसरे केस में, तो यहाँ पे
तो दूसरे केस में भी एफ कितना था, 5 ही था। यहाँ पे m2 कितना था, m2 ही रहेगा, और यहाँ पे ए की जगह पे कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था यहाँ पे। तो 5 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि m2 बराबर कितना होगा, 1/4 जो है यहाँ पे kg का होगा m2। ठीक है, अभी इतना निकल आने के बाद हम लोग m बराबर निकालेंगे, टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, तो m1 प्लस m2 करेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो 2 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 3/4 आएगा। 3/4 यहाँ पे kg का m हो गया। अब m जब निकल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, m जब निकल गया तो यहाँ पे क्या लिख सकते, m बराबर कितना हो गया, 3/4। ठीक है, इतना kg हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f बराबर जब निकालेंगे तो m इंटू ए होगा, तो यहाँ पे m के जगह पे कितना हो गया, 3/4 हो गया, और यहाँ पे a के जगह पे कितना हो जाएगा, f तो फिर भी यहाँ पे फोर्स कितना है, 5 ही है, तो यहाँ पे 5 बराबर 3/4 इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 यानी कि 20 हो जाएगा, ये गुना होगा ऊपर से, फिर नीचे जो है कितना होगा, 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 18 होगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर पॉइंट लगने के बाद जो है 0 बढ़ जाएगा, तो फिर से 20 हो जाएगा, तो 6 इसी टाइप से 6 से बढ़ते जाएगा, यानी 6.67 मान सकते हैं, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा, त्वरण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए में दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखने के कारण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कण जिनका आवेश जो है Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर जो है रखे गए हैं, इनके बीच एक बल जो है क्या लग रहा है, F उत्पन्न जो होता है, यदि दूरी में 1/5 की कमी हो जाती है तो दोनों के बीच जो है बल यहाँ पे कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग बल बराबर क्या जानते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट यानी K इंटू जो है Q1 इंटू जो है Q2 इंटू या डिवाइड जो है क्या हो जाएगा, d², ये फॉर्मूला है इसका। F बराबर ये भी फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट जो है यहाँ पे इंटू जो है क्या होगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा। कांस्टेंट का तो वैल्यू यहाँ पे लेंगे नहीं, यहाँ पे Q1 और Q2 को सेम टू सेम रखा गया, लेकिन d जो है यहाँ पे यानी दूरी को जो है क्या कर दिया गया, 1/5 कर दिया गया है। ठीक है, तो F बराबर जब यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q की जगह पे Q1 ही रहेगा, और Q2 की जगह पे Q2 ही रहेगा, लेकिन D1 के जगह पे या D के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy5, तो dy5 ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 25 इंटू जो है Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय जो है क्या दिखेगा, d² दिखेगा। तो इसमें जो है क्या चेंजेस दिखने को मिलेगा, दोनों बल के बीच में कितना जो होगा, तो ये डिफरेंस कितना का होगा, 25 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय d², ये किसका वैल्यू था, F का वैल्यू था, तो हम यहाँ पे F लिख सकते हैं, यानी कि F बराबर कितना निकल गया, 25 F निकल गया। तो दोनों यानी कि दोनों के बीच में बल कितना हो गया, 25 F के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसमें तापमान में परिवर्तित करके यानी टेम्परेचर को में परिवर्तित करके जो इसको यानी कि एक रूप से जो है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, यानी पदार्थ की स्थिति को जो है दबाव के साथ भी बदला जा सकता है। दबाव में यदि कम चेंजेस करेंगे, दबाव या प्रेशर में भी चेंजेस करके जो है हम लोग, तो प्रेशर में भी चेंजेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अवस्था या रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बैटरी टर्मिनलों से जो है वैसे ही संबंधित है जैसे जो चुंबक किससे संबंधित होगा, तो चुंबक जो है ये ध्रुव से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैटरी में टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पे चुंबक में क्या होंगे, ध्रुव होंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन गलत है, तो यहाँ पे दिया गया परमाणु आकार जो ऊपर से नीचे और बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, इसमें से ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या आमतौर पर जो है बाएं से दाएं और जो है घटता है, तो ये भी जो है इसका सही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता जो है ये समान होती है, तो ये भी कहना सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह पे रखा जाता है, तो ये इसका कहना गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कौन से इसमें गलत हमको छांटना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा
नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है लिखा रखा जाता है, इसलिए गलत ऑप्शन है ये। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तत्व के आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और समूह में यदि समूह में ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसमें जो है क्या होती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर जो है तत्व की आयनीकरण ऊर्जा में वृद्धि होती है, और समूह में जो है ऊपर से नीचे आने पर इसमें क्या होती है, आयनीकरण जो है ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, आवर्त में दाएं से यानी बाएं से जो है दाएं जाने पर जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु ऊर्जा में कमी होती है, और जो नाभिक के करीब जो है इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। ठीक है, लेकिन परमाणु के आकार को ये क्या करता है, कम करता है। और समूह में जो ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसमें क्या होती है, परमाणु ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस राशि का जो मान स्थान बदलने पर भी जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है यहाँ पे स्थान परिवर्तन से इसका कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि ये जो है क्या होता है, निहित कणों की मात्रा होने के कारण जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेट नंबर 9 जो हम लोग कंप्लीट किए। टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें से 401 से लेकर जो है 450 तक हम लोग इस क्वेश्चन को कवर किए। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।